everyone, welcome to Innovate Mentors. So today we are going to talk about our ethylene second part, where we are going to talk about ethylene signaling pathway. If you have not seen the first video of ethylene where I have discussed discovery part, introduction part and biosynthesis part, so please go and watch and come here for the ethylene pathway signaling. Then we are going to talk that सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि अगर सिग्नलिंग पाथवे हमें किसी का भी पढ़ना हो तो हमें कुछ चीजों का याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे रिसेप्टर का याद होना, लिगेंड्स का पता होना, या तो सिग्नलिंग पाथवे कौन सी चलती, इन सारी चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसका नाम है ETR1, इथाइलिन रिस्पॉन्स 1 है। और यहाँ पे जो लिगेंड यूज किया गया उसका नाम है इथाइलिन। और यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे है जो वो 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम पाथवे यूज की गई है, जो कि बैक्टीरिया में के अंदर भी इसी पाथवे का यूज किया जाता है। तो सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे आर डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल पाथवे से लिया गया है वही इस यहाँ पे क्या होता है, इथाइलिन पाथवे सिग्नलिंग पाथवे के अंदर यूज किया जाता है। रिसेप्टर इज अ कॉपर आयन बेस्ड रिसेप्टर विच यूज टू डू प्रॉपर फंक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिसेप्टर है मतलब ETR1 जो है वो क्या है, कॉपर आयन बेस्ड रिसेप्टर है, जो कि क्या करता है, कॉपर के प्रेजेंस में काफी अच्छा फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। RAN1 इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ कॉपर आयन। अगर हम बात करें तो कॉपर आयन का ट्रांसपोर्टर कौन है, RAN1 है। अगर इस लोकेशन मतलब लोकेशन की बात करें कि रिसेप्टर आपका किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो ER पर प्रेजेंट होगा, रिसीवर एट द ER ल्यूमेन पर प्रेजेंट होगा। रेगुलेटरी पाथवे की अगर बात करते हो तो ETR1 है, ERF1 है, CTR1 है, EIN2 है, EIN3, ये सारे रेगुलेटरी पाथवे आपके पास है, जिनका यूज अभी हम सिग्नलिंग पाथवे में करेंगे भी, ठीक है, याद रखिएगा। रिसेप्टर आर नेगेटिव रेगुलेटर्स बिकम बाइंडिंग ऑफ द इथाइलिन इनएक्टिवेट्स द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर जो है वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, बिकॉज क्योंकि बाइंडिंग ऑफ इथाइलिन इनएक्टिवेट द रिसेप्टर्स, जैसे ही इथाइलिन साथ बाइंड करते हैं ये क्या करते हैं, रिसेप्टर को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू इथाइलिन अर्बिडोसिस आर मेडिएटेड बाय द फैमिली ऑफ 5 रिसेप्टर्स। अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 टाइप के क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इथाइलिन रिस्पॉन्स 1, इथाइलिन रिस्पॉन्स 2, इथाइलिन insensitive 4, इथाइलिन रिस्पॉन्स सेंसर एंड इथाइलिन रिस्पॉन्स सेंसर। तो इथाइलिन रिस्पॉन्स सेंसर 1 और इथाइलिन रिस्पॉन्स सेंसर 2, तो हमारे पास ये 5 टाइप्स के क्या है, इथाइलिन अरेबिडोसिस रिस्पॉन्स है, रिसेप्टर दिखे गए हैं। 5 टाइप के हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमने बात किया था क्योंकि हमारे पास जो सिग्नलिंग पाथवे यूज किया जा रहा था वो कौन सा यूज किया जा रहा था, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा था। The cytokinin and ethylene signal transduction pathway are derived from the bacterial two component regulatory system। हमने इसके बारे में एक जगह और बात किया है, साइटोकाइनिन के अंदर, साइटोकाइनिन और इथाइलिन के अंदर कौन सा आपका पाथवे चलता है, 2 कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम चलता है, बैक्टीरियल 2 कंपोनेंट्स वहां से डिराइव किया गया। In contrast to cytokinin signaling, the ethylene signaling pathway thus does not involve the phosphorylation relay system। याद रखना कि in contrast to the cytokinin signaling pathway था हमारे अंदर वहां पे, तो वहां पर फास्फोराइलेशन का भी यूज होता था। यहाँ पर क्या है, इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे डज नॉट इन्वॉल्व द फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम। अगर आप वापस जाते हैं पिछले वीडियोस में जहां पर हमने साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग पाथवे की बात किया है, अगर वहां पर आप जाते तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी हमारे पास कौन सा 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम का यूज किया गया, लेकिन वहां पर हम फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे के अंदर हम इसका यूज नहीं करते, फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। बस हम नॉर्मल सा पढ़ते हैं कि हमारे पास एक इनपुट डोमेन होता है, दूसरा हमारे पास ट्रांसमीटर डोमेन होता है, उसके बाद रिसीवर डोमेन होता है, फिर हमारे पास आउटपुट डोमेन हो जहाँ पे रिस्पांस जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक 2 कंपोनेंट सिस्टम वर्क, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम वर्क कहाँ, प्रोकैरियोटिक में काम करते हैं। तो आते हैं थोड़ा सा हम डिटेल एक बात करेंगे किसके बारे में, डिटेल बात तो हम किसके बारे में करेंगे, रिसेप्टर्स के बारे में कुछ डिटेल बात करेंगे। इथाइलिन रिसेप्टर आर लोकलाइज्ड टू द ER मेम्ब्रेन एंड इंटरैक्ट विथ 2 डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स, CTR1 constitute triple response 1 and EIN2 इथाइलिन insensitive। तो कहा जा रहा है कि जो इथाइलिन आपका है रिसेप्टर है वो कहाँ पे, ER मेम्ब्रेन पर क्या है, जैसे ही क्या करता है, इंटरैक्ट विथ 2 डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स, जैसे ही क्या करते हैं रिसेप्टर किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, CT मतलब कि डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन के साथ करते हैं जिनका नाम है CTR1 इनके साथ, और IN2 इथाइलिन सेंसिटिव के साथ।
तो CTR1 इज अ सोल्यूबल सेरीन या थेरोनिन कर सकते हैं काइनेस दैट ऑलवेज फिजिकल एसोसिएटेड विद इथाइलिन रिस्पांस, जो क्या करता है फिजिकली क्या करता है इथाइलिन रिसेप्टर के साथ क्या रहता है एसोसिएटेड रहता है। ठीक, EIN2 इज ए ER ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो EIN2 है आपका वो क्या है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है विद अ साइटोसोलिक दैट इज सी टर्मिनल डोमेन दैट इज टारगेटेड टू द CTR1 काइनेस, जो कि इसका सी टर्मिनल जो होता है EIN2 का जो सी टर्मिनल होता है वो किसको टारगेट करता है CTR1 को टारगेट करता है, काइनेस को टारगेट करने का काम करता है। अभी जैसे हम सिग्नलिंग पाथवे पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू तो वहां पर आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। EIN2 is a required to stabilize ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ EIN3, मतलब कि EIN2 जो होता है वो क्या उसकी जरूरत इसलिए है इस रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। EIN3 को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास एक रिक्वायर्ड जो चाहिए हमारे पास रिसेप्टर वो कौन सा EIN2 है। फैमिली विच इज एक्टिवेटेड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इथाइलिन रिस्पांस जीन, जो कि इस फैमिली से बिलोंग करता है। इथाइलिन रिसेप्टर्स फंक्शंस एज एन एक्टिव रेगुलेटर, हमने पहले ही बात किया है कि इथाइलिन रिसेप्टर जो है किसकी तरह फंक्शन करते हैं नेगेटिव रेगुलेटर की तरह फंक्शन करते हैं दैट एक्टिवली रिप्रेस द हार्मोन रिस्पांस इन द एब्सेंस ऑफ हार्मोन, एब्सेंस ऑफ हार्मोन, जिसका काम क्या होता है कि एक्टिवली रिप्रेस, ये क्या करते हैं रिप्रेस करने का काम करते हैं उस हार्मोन को जो कि हार्मोन के एब्सेंस में प्रेजेंट रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन, जैसे इथाइलिन अभी हम बात करेंगे दोनों चीज की दोनों केसेस के बारे में कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन कब है और एब्सेंस ऑफ इथाइलिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्या क्या चीजें होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन व्हेन रिसेप्टर्स आर टर्न ऑन, जैसे कि रिसेप्टर्स ऑन कर देते हैं द इथाइलिन रिसेप्टर एक्टिवेटेड द CTR1 काइनेस, तो क्या करता है इथाइलिन रिसेप्टर किसको एक्टिवेट कर देता है CTR1 काइनेस को एक्टिवेट करता है which then directly phosphorylates and thereby inactivates the EN2, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है और क्या करता है EIN2 को क्या करता है इनएक्टिवेट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको नेगेटिव रेगुलेटर्स कहते हैं। एक्टिव CTR1 इज ऑल्सो नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द इथाइलिन रिस्पांस पाथवे, जबकि एक्टिव अगर क्या हो जाएगा वो एक्टिव इनएक्टिवेट हो जाएगा तो CTR1 क्या होगा एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से ये भी क्या करता है एज अ नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है किसमें इथाइलिन रिस्पांस पाथवे में। ठीक है, तो ये थोड़े से रिसेप्टर मतलब जो हम आगे अब पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में, ये किस फॉर्म में है ये रिटन फॉर्म में दिया है। अब जो हम समझने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में रहेगा आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में रहेगा, वहां आपको बहुत ही अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज होगी, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दूसरा साइटोप्लाज्म होगा, तीसरा न्यूक्लियस होगी। ये पाथवे तीन तीन में चलेगी। सबसे पहले बात होगी जो कि किसकी बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सबसे फर्स्ट पार्ट बात करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ इथाइलिन, अगर हमारे पास इथाइलिन एब्सेंट है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर क्या होगा रिसेप्टर सच एज ETR1 एक्टिवेट CTR1 एज अ सेरोनिन या थेरोनिन काइनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ETR1 क्या करेगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ETR1 क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर इथाइलिन तो है नहीं तो इसके साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो ये क्या कर देगा CTR1 को क्या कर देगा एक्टिवेट करने का काम करेगा। इसके सी टर्मिनल पे CTR1 है उसको क्या कर देगा एक्टिवेट करने का काम करेगा। और जैसे ही CTR1 फॉस्फोराइड द सी टर्मिनल ऑफ द डोमेन ऑफ EN2, अब जैसे CTR1 क्योंकि ETR1 है अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, अगर इथाइलिन नहीं है तो ये क्या करेगा इसके साथ जैसे ही क्या करेगा रिसेप्टर है तो जैसे इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये क्या कर देगा CTR1 को एक्टिवेट करेगा। अब CTR1 अगर क्या हो गया सी टर्मिनल पर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा EIN2 के सी टर्मिनल को क्या करेगा फॉस्फोराइलेट्स कर देगा। क्या करेगा फॉस्फोराइलेट करेगा, मतलब फॉस्फोराइलेट करने की मतलब कि उसको रोक देगा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ EIN2 इनहिबिट द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ द सी टर्मिनल। अब फॉस्फोराइलेशन की वजह से EIN2 के सी टर्मिनल को ये क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा, किसके क्लीवेज के लिए, क्लीवेज से क्या कर देगा उसको इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, क्लीव नहीं होने देगा। जब क्लीव नहीं होने तो डोमेन जो होगा किसका EIN2 सी टर्मिनल का जो डोमेन होगा वो कहाँ नहीं आ पाएगा साइटोप्लाज्म से, कहाँ नहीं आ पा रहा है न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ पाएगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर होगा EIN3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये रहेगा आर यूबिक्विनेटेड एंड डिग्रेड द न्यूक्लियस बाय द 26 ईयर। अब यहाँ पर क्या होगी EIN3 क्या होगी पाथवे चलेगी किसके 26s प्रोटियोसोम की बेसिस पे, जहाँ पर प्रोटियोसोम नो इथाइलिन रिस्पांस आर एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से EIN3 अगर यहाँ पे चलेगी तो ये क्या नहीं करेगी इस
ये जब ये साइकिल चलने लगेगी 26 ईयर्स प्रोटियोसम चलेगी, तो यहाँ पर क्या होगी, इथाइलिन का रिस्पांस एक्टिवेटेड फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपके पास इथाइलिन प्रेजेंस है, जैसे ही इथाइलिन प्रेजेंस है और ETR1 क्या करता है इसके साथ बात, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ETR1 सिग्नलिंग इज डिप्रेस्ड एंड CTR1 इज इनएक्टिवेट। अब इथाइलिन यहाँ प्रेजेंट होगी तो ETR1 क्या कर जाएगा, यहाँ से रिप्रेस कर देगा। जैसे ही ETR1 यहाँ पर रिप्रेस होगा, ETR1 रिप्रेस हो गया तो यहाँ पे CTR1 जो होगी वो इनएक्टिवेट फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही CTR1 इनएक्टिवेट हुआ तो ये क्या काम करेगा, द नॉन फॉस्फोराइलेटेड C डोमेन of EIN2 is cleaved by a protease and moved into the nucleus। अब जब क्या हो रहा था, CTR1 एक्टिव था तो ये क्या कर रहा था, फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या कर रहा था, क्लीव को क्या कर दे रहा, इनिबिट कर दे रहा था। मतलब कि EIN2 का क्लीविंग को इनिबिट कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पर CTR1 आपका इनएक्टिव फॉर्म है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नॉन फॉस्फोराइलेशन की वजह से EIN2 का C टर्मिनल जो होगा उसको क्या करेगा, क्लीव कर देगा। और क्लीव करने के बाद ये का प्रोटीएस की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्लीव होगा। और क्लीव होके कहाँ पहुंच जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन द न्यूक्लियस द सी टर्मिनल्स ऑफ EIN2 इनहिबिट द EIN3। अब EIN2 क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा किसको, EIN3 को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा यूबिक्यूटिनाइजेशन एंड टर्न ओवर बाय द 26 प्रोटियोसोम। तो क्या कर देगा, इसकी पाथवे को 26 एज प्रोटियोसोम सिग्नलिंग पाथवे को क्या कर देगा, ये पूरी तरीके से उसको रोक देगा। जैसे ये सी टर्मिनल इसको इनहिबिट कर देगा तो यहाँ पे EIN3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रिलीज करेगा ERF1 जो कि इथाइलिन रिस्पांस जीन है। ठीक है, तो EIN3 initiate the transcriptional cascade by the activation of the expression of the ethylene response gene, including the gene encoding with ERF1 and the transcription factor leading to the ethylene response 1। तो EIN3 क्या करेगा, जब इस पाथवे को ये रोक देगा, सी टर्मिनल इस पाथवे को रोक दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक ऐसे एक्टिवेटिंग फैक्टर डिप्रेशन मतलब कि जीन को, मतलब उसकी जीन के प्रेजेंस में एक ऐसे इनकोडिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगा जिसका नाम है ERF1 जो कि क्या है, इथाइलिन रिस्पांस जीन है। यहाँ से तो ये हमने बातें कर ली कि किसकी कि जब हमने देखा कि हमारे पास इथाइलिन प्रेजेंस था तो उस केस में क्या हुआ, जब इथाइलिन हमारे पास प्रेजेंस नहीं था तो उस केस में क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बातें अपनी किसके बारे में कंप्लीट किया, यहाँ तक हमने बातें किया कि आज हमारा सिग्नलिंग पाथवे की क्लास थी तो सिग्नलिंग पाथवे की हमने बातें की। सो इफ यू नॉट सीन द लास्ट वीडियोस where I have discussed discovery part and introduction part and biosynthesis part, so please go and watch. If you not subscribe my channel, so please subscribe it for the new videos. So thank you guys, bye bye, take care and keep learning.